नमस्कार दोस्तों, आज हम 9th से लेकर 12th तक राजस्थान बोर्ड की हिंदी व्याकरण भाषा पर चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं नवरत्न शर्मा एक बार फिर आपसे मिले। हम बात करते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण दोनों। भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, लिपि क्या है, लिपि और भाषा दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम स्पष्ट चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने हिंदी व्याकरण रचना के प्रथम यह पाठ्यांश पर, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। इसमें लिखा है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी भी व्यक्ति किसी भी विचारों का आदान प्रदान करेगा तो इसके रूप में हमें भाषा का उपयोग करना ही पड़ेगा, चाहे वह सांकेतिक हो चाहे वाचिक हो। आगे लिखा है, कभी वह सिर हिलाकर या सांकेत के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी वह ध्वनि, शब्दों और वाक्यों के सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार से यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र साधन है, इसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय एवं मस्तिष्क के रूप में विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। इस प्रकार समाज के पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनी रहती है। यदि भाषा का प्रचलन न होता हो तो संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा नहीं होती तो मानव अपने सुख दुख का इंतजार नहीं कर सकता था। हम आपको बता दें, भाषा के अभाव से ही मनुष्य जाति के पूर्वजों के अनुभव का लाभ हम नहीं उठा पाए। खैर, हम चलते हैं भाषा पर। भाषा संस्कृत शब्द के भास शब्द से उत्पत्ति हुई। भास एक प्रकृति है और प्रकृति में प्रत्यय लगने पर शब्दों का नया निर्माण होता है। तो भास प्रकृति के माध्यम से जो है भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा एक धातु के रूप में आपके पास आई है, वृषध है। अब भाषा धातु है और उसमें प्रत्यय लगाने के बाद में हमारे पास जो बनता है प्रत्यय से भाषा शब्द बनता है। और इस भाषा शब्द का जो अर्थ है वो है प्रकटन करना। हम आपको बता दें, जिस माध्यम से हमें अपने मन, भाव, मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं या विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। इसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं कि अपने भावों, विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ भाषा में परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य कई भाषाएं आज हमारे सामने। भाषाओं का स्थान जो है हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी अनेक भाषाओं ने ले लिया है। जो प्राचीनतम भाषाएं थी उनके स्थान पर अब नवीन भाषाओं का प्रादुर्भाव हो चुका है और भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। देखते हैं, हिंदी जो देवनागरी लिपि के आधार पर लिखी जाती है, इनके वर्ण विचारों पर हम चर्चा करते हैं। किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों का समावेश होता ही है, विशेष रूप से आवश्यक रहते हैं। सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द और वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। यानी भाषा की यदि हम छोटी से छोटी इकाई माने तो वर्ण, उसके बाद में वर्णों से शब्दों का निर्माण और शब्दों से वाक्यों का निर्माण। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त पदों के या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी ग्रंथ साहित्य दर्पण में
इसका उल्लेख किया है। तो चलते हैं हम वर्णों में, और वर्ण दो प्रकार के जो हमने दिए थे, उन दो प्रकार के वर्णों की हम बात करें तो ये दो प्रकार के वर्ण जो थे वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो है ये दो प्रकार के वर्ण, इसमें सबसे पहले हम चले तो देखें स्वर। हम आपको बता दें कि स्वर ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर 11 होते हैं। इन 11 स्वरों की यदि बात करें तो ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जबकि संस्कृत भाषा में इनको 3 भागों में बांटा जाता था, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत के आधार पर। तो यहां हम जो है स्वरों के बारे में थोड़ा हमने चर्चा की, और स्वरों की चर्चा करते हुए हम जो है अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये स्वर जो हैं हमारे पास किस आधार पर नियोजित है। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण की अपेक्षा जिसमें कम समय लगे, उच्चारण का अपेक्षाकृत क्या हो, कम समय लगे, उसे ऋस्व स्वर कहते हैं। यानी कि मात्रा एक मात्रिक जो होते हैं वो ऋस्व स्वर होते हैं। मात्रा मतलब जिसमें उच्चारण के समय लगने वाला जो समय होता है, उच्चारण में लगने वाला समय, उसे मात्रा कहा जाता है। और एक मात्रिक जो होते हैं वो ऋस्व, द्विमात्रिक होते हैं दीर्घ। तो ऋस्व स्वर एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ कहते हैं। इनको मात्रा के द्वारा दर्शाया, हमने अभी आपको बताया कि मात्रा के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं दीर्घ स्वर, उन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। स्वरों के मात्रा के रूप को इस प्रकार भी हम समझा सकते हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा होती है, ई की भी मात्रा होती है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, आई की मात्रा, और ये इस प्रकार से मात्राएं अपने पास। चलते हम व्यंजन। व्यंजन जो ध्वनि स्वर की सहायता से बोली जाती है, बिना स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण हम नहीं कर सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम कब बोलते हैं तो क के अंदर ए का उच्चारण मिलता है। यदि हम ख बोलते हैं तो ख के अंदर भी ए का उच्चारण बोलते हैं। हम बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इस प्रकार हर व्यंजन की स्वर की सहायता से ही हम उन्हें उच्चारण कर सकते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं जिन्हें उदित भी कहा जाता है संस्कृत में। ये 5 वर्ग तथा इन वर्गों को जो है स्पर्श के नाम से भी हम जानते हैं। जो वर्गों में नहीं आते हैं वो अंतस्थ एवं उष्म वर्ण भी कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्पर्श वर्णों में, मतलब 5 वर्गों में। 5 वर्ग यदि सामान्य रूप से हम कहें तो एक परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं, यानी कि एक क वर्ग जिसमें 5 वर्ण हैं। सबसे पहले हम चलें तो क वर्ग, इसमें क, ख, ग, ng। च वर्ग, इसमें च, छ, ज, झ, य। त वर्ग, इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, इसमें त, थ, द, ध, न। प वर्ग, जिसमें प, फ, ब, म। अंतस्थ वर्ण जिन्हें हम जो है य, र, ल, व कहते हैं, और उष्म वर्ण जिन्हें हम श, श, श कहते हैं। संयुक्ताक्षर भी जो है हम देखते हैं, यानी कि 2 वर्णों से मिलकर बनने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 जो संयुक्त वर्ण हैं उनकी बात करते हैं हम। क्ष अर्थात क और स, त्र, त और र, और ज्ञ, ज और य। हिंदी वर्णमाला में हमने कहा कि आपको 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, अर्थात कुल वर्णों की संख्या 44 होती है।
तथा 3 संयुक्त अक्षर होते हैं जिनको संयुक्त अक्षरों के रूप में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थानों की। हम आपको बता दें कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए विभिन्न जो है वर्णों की, उच्चारणों की हमें आवश्यकता होती है और इसी आवश्यकता के लिए हम जो है इनका उच्चारण करते हैं। तो वर्णों के उच्चारण की बात करते हैं तो हम चलते हैं, हम आपको बता दें कि वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। ए, आ, क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण जो है कंठ से किया जाता है। कंठ से इनकी ध्वनि होती है, कंठ से ये ध्यान रखना है। हम आपको ये बता दें कि च वर्ग का च, ई, य और श, इन सब का उच्चारण स्थान जो है तालु से किया जाता है। ये तालव्य होते हैं, ये तालव्य होते हैं जिनका तालु से उच्चारण स्थान किया जाता है। री, र, ट वर्ग और श, ये मूर्धा से इनका उच्चारण किया जाता है। री, ल, त वर्ग और श, इनका भी जो है हम जो है दंत से उच्चारण करते हैं। उ, उ और प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से लिया जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। अंग, ग, यम, गण, इनका नासिका से उच्चारण स्थान होता है। ए, ऐ, ए जो होता है वो ए, हम आपको बता दें कि ए का उच्चारण स्थान कंठ है, प्लस ई, और ई का उच्चारण स्थान तालु है। दोनों मिलकर आपके पास ए होते हैं, इस कारण से इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु होता है। अतः ए का उच्चारण स्थान हम यदि देखें तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, आई का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु है। ओ, ए और उ से मिलने के कारण इसे कंठ ओष्ठ का उच्चारण स्थान कहते हैं। वकार, व, जिसका दंत ओष्ठ से उच्चारण होता है, जो स्वतंत्र होता है, अजव्य मूल होता है जो है, इसे भी है का उच्चारण स्थान भी अधिकतर लोग कंठ ही माने रहते हैं। अनुशासनिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष उच्चारण के स्थान पर साथ साथ नासिका का योग भी होता है, अर्थात य, म, ग, न, म, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह उन वर्ग के साथ साथ नासिका भी इनका उच्चारण होता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है और नासिका का भी होता है, जिसे हमने बताया आपको। जैसे कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः उच्चारण स्थान में कंठ और नासिका दोनों उपयुक्त होंगे। चलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 प्रकार से बांटा गया है। देखते हैं, हम आपको बता दें कि स्पर्श वर्ण जो होते हैं वह जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों में थोड़ी छोड़ी जाने वाली हवा जो है वाक्तंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजनी कहते हैं। जिनमें ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों में से हम बता दें क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ठ, ड, त, थ, द, द और प, फ, ब, भ। संघर्षी, संघर्षी यदि हम देखें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता से आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है तथा वायु उनमें घर्षण करके निकलती है, तो ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिसमें स, स, है, ख, ज, फ, यानी कि द्वितीय वर्ण जो है ख, ज, फ, वो भी इसमें आते हैं। चलते हैं हम स्पर्श संघर्ष के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, वे स्पर्श संघर्ष कहलाते हैं, अर्थात संघर्ष में भी स्पर्शी। तो ये स्पर्श तो होते ही हैं वर्ण, लेकिन ये संघर्षी भी होते हैं, इस कारण से इनको स्पर्श संघर्षी कहा है। च, छ, ज, झ, ये हमें ध्यान रखना है। हमने ऊपर स्पर्शी वर्णों में इनका उल्लेख जो है किया भी था और नहीं भी किया, ये अनंत वर्ण। नासिक के वर्ण
जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंक नाक से निकलता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। ङ, य, अण, न, म। पार्श्विक वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और वायु के पार्श्व आसपास निकल जाती है, वे पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं, जिनमें ल एक विशेष वर्ण है। प्रकंपित वर्ण जिन व्यंजनों का उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार प्रकंपन करने पड़ती हैं उसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं, और इनमें केवल एक ही वर्ण है, र वर्ण। उक्षिप्त वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से बाहर निकलती है, नीचे गिरती है, उसे उक्षिप्त वर्ण कहता है। ये ड, अड और अड है। संघर्षहीन जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है, बिना किसी संघर्ष के बाहर निकलती है, और वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है, जैसे य और व। इनके उच्चारणों में स्वर को मिलता जुलता होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यानी कि ये जो है य और वह, उनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि स्वर तंत्रों की यदि हम स्पष्ट स्थिति करें तो हमारे पास जो है इन श्रेणियों में बांटा गया है। घोष, घोष का अर्थ होता है नाद एवं गूंज, जिन वर्णों में हम जो है उच्चारण करते समय जिनको स्वरों के रूप में जो है हम यहाँ पर जो है घोष होते हैं उनको कहते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्ग के जो अंतिम 3 वर्ण हैं, जब बगड़ 10 है के आधार पर, और यर अलव यानी कि अंतिम 3 वर्ण जो है, तीसरा ध्यान रखना है, चौथा वर्ण और पंचम वर्ण, यर अलव और है, ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर जो हैं वो भी घोष कहलाते हैं, यानी कि इनकी कुल संख्या जो होती है वो 30 होती है। अघोष वर्ण इन वर्णों का उच्चारण प्राणवायु के कंपन नहीं होता है, कोई गूंज न होने के कारण ये अघोष कहलाते हैं। सभी वर्णों के पहले दूसरे वर्ण, यानी सभी वर्ग जो हैं उनके पहले दूसरे वर्ण कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है, और श यानी कि उष्म वर्ण भी इसमें आते हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या 13 होती है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा, 5वां स्थान। इन वर्गों का क, च वर्ग आदि जो वर्ग हैं 5 वर्ग, उनका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, उनको अल्प प्राण कहा जाता है। और यरलव जो है उनको भी अल्प प्राण और सभी स्वरों को भी अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण स्थान श्वास वायु आदि आता में मुखरित होकर बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और स है, ये महाप्राण होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक के सहयोग से होता है, जिसमें ए, आ, ई, उ, ए, ऐ। इस प्रकार से हम जो है अनुनासिक के रूप में भी इनका उच्चारण कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे आधार पर। देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानवीकरण की बात करें तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया है। उनकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के तत्वाधान में भाषाविदों एवं पत्रकार के हिंदी सेवी संस्थाओं के एवं मंत्रालय एवं प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उस हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह जो है स्वरूप एक आधिकारिक तौर पर मान्य है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में निर्धारित मानक रूप है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। मात्राओं में हम बता दें कि ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा से लेकर औ की मात्राओं तक चंद्र है। अनुस्वार में अम और विसर्ग में अ, अनुनासिकता में चंद्रबिंदी सहित जो है हम लिखते हैं। व्यंजनों में क, ख, ग से लेकर स है और तक।
संयुक्त वर्णों में हम क्षत्र, ज्ञ और श्रय को भी हम देते हैं, और हल में हम जो है हलंत का रूप जो है इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ हम जो है मानक देवनागरी लिपि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ग्रहित स्वरों में हमने देखा कि आगत वर्ण जो होते हैं ख, ज, फ और आगत वर्ण भी इस प्रकार से हमारे पास है। आगे यदि हम चलें तो हिंदी वर्तनी का जो मानवीकरण है, उस मानवीकरण की यदि हम बात करें, जो मानक वर्ण थे और मानवीकरण अलग थे। तो संयुक्त वर्ण इसमें खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, और खड़ी पाई वाले व्यंजन जो संयुक्त रूप से खड़ी पाई को हटाकर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, गज्जा, गण्य, कुत्ता। तो ये खड़ी पाई वाले जो होते हैं उनको संयुक्त वर्ण के रूप में हम माना जाता है। जैसे डबल त है आपके पास, इसमें कईयों में डबल ज है, कईयों में ग और न है। तो इस प्रकार से ये जो है संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह की यदि हम बात करें तो हिंदी में विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार की संख्या शब्दों को प्रातिपदिक के पृथक रूप में लिखा जा सकता है। जैसे राम ने, राम को, राम से, रावण के लिए, या कुछ भी जो है चिन्ह के रूप में हम कर सकते हैं। स्त्री ने जो है स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों की ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलकर ही लिखे जाते हैं। जैसे उसने, उसको, उससे, उसके लिए, तुम, तुम्हारे लिए, तुमको, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है हम आसानी से कर सकते हैं। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उसमें पहले को मिलाकर दूसरे से पृथक किया जा सकता है। उसके लिए, उसमें, से, ऐसे हम इनको पृथक रूप में कर सकते हैं। आपको बता दें क्रियापद के बारे में। संयुक्त क्रियाओं की सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएगी। जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, जा सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमा रहेगा, घूमता रहेगा, देखता रहेगा, मैं। इस प्रकार के आधार को जो है क्रियाओं में हम बांट सकते हैं। संयोजक चिन्ह की यदि हम बात करें तो संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया जाता है। यथा जैसे द्वंद्व समास के पदों के बीच में संयोजक चिन्ह रखा जाए, उससे भी ये दे सकते हैं। जैसे कि दिन रात, देख रेख, चलन, चाल चलन, हंसी मजाक इत्यादि जो है ये शब्द उनसे। सा, जैसा आदि संयोजक रूप पूर्व संयोजक चिन्ह रखा जा सकता है। तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, उस जैसा, तीखे जैसा। यहाँ पर तत्पुरुष समास के संयोजक चिन्ह के रूप में वही किया जाएगा जो बिना अर्थ के स्तर में भ्रम होने की संभावना को व अन्यथा को प्रकट करता है। जैसे भूतत्व, पृथ्वी तत्व जिसे हम कह सकते हैं। संयोजक चिन्ह न लगाने पर भूतत्व लिखा जाएगा तो उसके भू होने का भाव लगाया जाएगा। तो अर्थ बदल जाने के कारण जो है ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो सामान्यतः तत्पुरुष समास के संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे शब्द हम कुछ शब्द यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या, तृणसन। इस प्रकार से कई शब्द जो है इनमें हम बिना संयोजक चिन्ह के लिख सकते हैं। चलते हैं अवयव पर। तक, साथ आदि शब्द अवयव होते हैं जो किसी रूप में बहुवचन आदि का निर्माण नहीं करते हैं, उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं, जिससे हमें ध्यान रखना है। अन्य नियमों की यदि हम बात करें तो अन्य नियमों में हमारे साथ जो है हम चलें। अंग्रेजी में जिन शब्दों को अर्धविवृत यानी कि आ ध्वनि का प्रयोग होता है, उसके शुद्ध रूप का हिंदी में भी जो है अविष्ट प्रयोग होता है। हम ये चर्चा करते हैं। यानी कि आ की मात्रा जो अर्धचंद्र के रूप में है, यहाँ पर उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, कोऑपरेटिव है, कॉलम है, इन शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो बार बराबर चलते हैं। विद्वंजन लोग दोनों रूपरेखाओं में एक ही मान्यता करते हैं, जैसे गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी, बर्फ, बिल्कुल, सर्दी, सर्दी, कुर्सी, भर्ती। ऐसे कई शब्द जो हैं हमारे सामने आते हैं और इनको हम जो है दोनों को प्रयुक्त करते हैं बराबर रूप में।
पूर्वकालिक प्रत्ययों की यदि हम बात करें तो पूर्वकालिक प्रत्यय जैसे कर, खाकर, पीकर, सोकर, उठकर, बैठकर, ऐसे प्रत्यय करते हुए, जाते हुए, खोते हुए, पीते हुए, ये पूर्णकालिक क्रिया जो है उनमें आपके पास लिए जाते हैं। तो क्रियाओं को मिलाकर इनको लिखा जाता है, जैसे खाकर, पीकर, सोकर, पढ़कर, लिखकर। तो श्रीरुख का जो है प्रचलन रहेगा इनमें, बीच में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाएंगे जो अंग्रेजी में आपके पास प्रचलित है। पूर्ण विराम के लिए खाड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी अनुवादकारी प्रशासनिक साहित्य के विषय में विभाजन व उपविभाजन के अवतरणों उपतरणों का क्रमांकन करते हुए अंग्रेजी के ABC अथवा ABC के स्थान पर क ख ग का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अ ब स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ए आई का प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 या रोमन संख्याओं का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि हिंदी की संख्यावाची शब्दों का मानक रूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि जो है मानक रूप में हमारे पास स्पष्ट है। तो आज हम यहाँ तक ही चलते हैं हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर, अर्थात भाषा किसे कहते हैं हमने भाषा बताया आपको, यानी कि भाषा व्यक्ति के विचारों को आदान प्रदान करने की एक शैली है, जबकि लिपि जो है विचारों को सांकेतिक रूप में उत्कीर्ण करने की जो है एक कार्य है। स्वर व्यंजनों को भी हमने स्पष्ट किया था आपके सामने, लिपि का तात्पर्य भी हमने बताया था। लिपियों में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि का एक विशेष है, और स्वर की ध्वनियों के बारे में मैंने बताया था, व्यंजन की ध्वनियों के बारे में मैं बताया था। आज के लिए बस यहाँ तक ही। मैं नवरत्न शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।